तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंगल और मैग्नीट्यूड के बारे में। जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप वेक्टर को किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब कि उसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब ड्रॉ करते हैं तो वो वेक्टर जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल ही हो या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ही हो। ये हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता हो, तो उसकी वजह से वो एक एंगल जनरेट करता है और वो एंगल उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जनरेट होता है। तो उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर। दूसरी बात कि कोई भी वेक्टर सिर्फ और सिर्फ अगर एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली है या फिर वाई डायरेक्शन में वर्टिकली है तो उसका मैग्नीट्यूड हम सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ को कंसीडर करके पा सकते हैं। लेकिन जब वो वेक्टर एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के बीच में अगर प्लेनर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए हमें उसकी जियोमेट्री को कंसीडर करना पड़ता है। तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कशंस करेंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल किस तरह से रिप्रेजेंट होता है और दूसरी बात कि उसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इस एंगल और मैग्नीट्यूड के बारे में इस लेक्चर के ओवरव्यूज को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन के बारे में बताया था। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड as well as direction that is called vector quantity. For example, velocity, acceleration, momentum, force, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है? ये सभी है वेक्टर क्वांटिटीज। और इन सभी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरो एट द टॉप, मतलब कि उस क्वांटिटी के लेटर के ऊपर हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है? एक एरो रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी का एक रिप्रेजेंटेशन बन गया। फिर हमें क्या देखना था? हमें देखना था जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसे हम बोल सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और वहां पे हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल था बॉल का, जिसको हमने मूविंग कंसिडर किया था। कौन सी डायरेक्शन में? वो डायरेक्शन थी ईस्ट और उसका मैग्नीट्यूड क्या था? 4 यूनिट। दूसरा केस हमने रिप्रेजेंट किया था, कंसीडर किया था कि ऐसा ही कोई एक बॉल है जो कि मूव होता है वही 4 यूनिट, लेकिन उसका ओरिजिन हमने चेंज किया था। और दूसरी बात कि उसकी हमने डायरेक्शन भी चेंज की थी। लेकिन वो जो डायरेक्शन थी, वो जो ओरिजिन था, वो दोनों किसके ऊपर था? वो था उसकी हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन अभी हमें जो भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, वो मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकल हो या फिर टोटली हॉरिजॉन्टल हो। वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से हमें उसका ये जो एंगल मिल के आता है वो एंगल कुछ अलग भी हो सकता है। तो हमें आगे ये बात करनी है कि मैग्नीट्यूड और एंगल को हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उस वेक्टर के एंगल और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी ऐसी प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं जो प्रोसीजर हमारे लिए कॉमनली यूज हो सकती है। हमें मैग्नीट्यूड को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है उसका हमें एक एग्जांपल लेना है। हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे आपके सामने ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर में मैं आपको यह कंसिडरेशन देता हूं कि ये क्या है? ये है हमारी x प्लस डायरेक्शन और ये है हमारा y प्लस, मतलब कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्योंकि जब हम x और y दो एक्सिस को यूज करके एक प्लेन तैयार करते हैं तो प्लेन में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स तैयार होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये होता है फोर्थ। और यहाँ पे क्या होता है कि ये होती है x प्लस, ये होती है y प्लस, ये होती है x माइनस और ये होती है y माइनस। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे x और y दोनों कैसे है? पॉजिटिव है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है लेकिन y क्या है? y है प्लस। और तीसरे क्वाड्रेंट में x और y
दोनों कैसे है, दोनों है नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में x प्लस है जबकि y क्या है, y है माइनस। तो इस तरह से हम कोई भी चार क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें जनरली जो कोई भी एग्जांपल्स लेने हैं वो एग्जांपल कैसे लेने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने हैं, क्योंकि हमारा जो कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो हमें इजी बनाने के लिए हमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक वेक्टर है, जो वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए किस तरह से एक बेसिक कंक्लूजन दे सकता है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं कि वो वेक्टर स्टार्ट होता है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है मतलब कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 0। तो इस ग्राफ में इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे आता है, वो आता है यहाँ पे। और मैं कंसीडर करता हूं कि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट प्रोपेगेट होता है और वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट प्रोपेगेट होता है। तो इसकी वजह से उसका ये जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन बनेगा कोऑर्डिनेट का, वो किस तरह से बनेगा, यहां पे एक्स डायरेक्शन मैंने कितनी कंसीडर की, 4 यूनिट, और वाई डायरेक्शन मैंने कितनी कंसीडर की, 3 यूनिट। तो इसकी वजह से उसका ये जो एंडिंग पॉइंट का हमारा एक कोऑर्डिनेट आता है, वो कोऑर्डिनेट क्या है, 4 3। तो अगर इस ग्राफ में मैं 4 और 3 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पे 0 से लेकर 4 यूनिट मतलब कि ये यहां पे, और 0 से लेकर 3 यूनिट कहां पे है, वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या बन के आया, ये बन के आया 3, और यहां पे ये बन के आता है 4। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ x नहीं है और ना ही सिर्फ और सिर्फ y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ x होता तो ये वेक्टर कहां पे आता, ये आता x एक्सिस के ऊपर, और अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ y होता तो ये वेक्टर कहां पे आता, ये आता y एक्सिस के ऊपर। लेकिन यहां पे x भी है और y भी है, जिसकी वजह से ये जो वेक्टर है वो वेक्टर x और y दोनों के बीच में इस प्लेन में कहीं पे भी लोकेट होगा। तो कहां पे लोकेट होगा, तो इसे लोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 1 2 3 का मतलब कि 0 से लेके 3 का ये जो लाइन है, इस लाइन का पैरेलल लाइन या कहां पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसकी वजह से ये हो गया 4, ये हो गया 3, और क्या होगा कि यहां से इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, और ये क्या बनेगा, ये जो लोकेशन आएगा वो लोकेशन बनेगा 4,3। मतलब कि इस पॉइंट को जब आप देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट ट्रैवल करता है और वाई एक्सिस के अकॉर्डेंस में 3 यूनिट ट्रैवल करता है। तो यहां पे हमें एक वेक्टर मिला है। अब मैं इस पूरी टर्म्स को इरेज करके आपको ये वेक्टर अच्छी तरह से ड्रॉ करके बताता हूं, जिसकी वजह से हम इसका मैग्नीट्यूड अच्छी तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ओरिजिन, और हमने जो फाइनल पॉइंट कंसीडर किया वो फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट था 4,3। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से यहां पे। तो ये क्या बन गया हमारा वेक्टर, और ये है उसकी डायरेक्शन, ये हो गई उसकी टेल, और ये है उसका हेड। तो ये जो कोऑर्डिनेट बना वो कोऑर्डिनेट क्या है, 4,3। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, तो पहले तो हमें यह याद करना है कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस वेक्टर की टोटल लेंथ। तो इस वेक्टर की टोटल लेंथ क्या है, इसकी टोटल लेंथ यहां से स्टार्ट करके यहां तक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उसका कैपिटल एम मतलब कि मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ना ही एक्स डायरेक्शन है ना ही वाई डायरेक्शन है, यहां पे दोनों का यूज हुआ है, तो हमें इन दोनों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। देखते हैं इस वेक्टर के प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन से मेरा मतलब ये होता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम यहां पे कंसीडर करते हैं तो ये बना है उसका एक प्रोजेक्शन।
तो अब यहाँ से मैं आपको फिर से वही वेक्टर को रिप्रेजेंट करके देता हूँ। यहाँ पे ये वेक्टर 4,3 मतलब कि एक्स एक्सिस में 4 यूनिट और वाई एक्सिस में 3 यूनिट लोकेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 यूनिट और 3 यूनिट दोनों को कंसीडर करके हमें ये जो पॉइंट मिलता है वो कहाँ पे लोकेट होता है, वो यहाँ पे लोकेट होता है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ तो ये हमें मिलता है वेक्टर, और इसकी पूरी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में या फिर सिर्फ वाई डायरेक्शन में नहीं है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से हमें एक्स और वाई दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कितना मिलता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन जो हमें मिलता है वो प्रोजेक्शन बनता है कुछ इतनी लेंथ, और उसी तरह इस वेक्टर का y के ऊपर जो प्रोजेक्शन मिलता है वो प्रोजेक्शन कितना होता है, वो प्रोजेक्शन होता है यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक की ये इतनी लेंथ। तो मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें x के ऊपर भी मिला और y के ऊपर भी मिला। तो इस प्रोजेक्शन की वजह से यहाँ पे हमें ये जो दो साइड्स मिलती है, मतलब कि यहाँ पे ये जो y के ऊपर ये जो साइड है, ये साइड टोटली पैरेलल है। किसके साथ पैरेलल है, वो पैरेलल है इस साइड के साथ, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इसकी वजह से ये y की ये जो साइड है वो साइड, और यहाँ पे ये जो साइड है ये साइड, दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम इन सभी टर्म्स का अच्छी तरह से ये रफ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये प्रोजेक्शन x के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, ये प्रोजेक्शन के पैरेलल लाइन, जो ये प्रोजेक्शन किसका था, y एक्सिस का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल जनरेट किया हुआ मिलता है, और ये ट्राइंगल में ये जो उसकी एक साइड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, और ये जो साइड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। तो यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है O। तो ये एक ट्राइंगल तैयार होता है, और ये ट्राइंगल क्या है, AOB। तो ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे जनरेट होने वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो AB साइड है और ये जो OB साइड है, वो OB साइड और AB साइड दोनों मिलकर यहाँ पे एक ट्राइंगल तैयार करती है जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो इसकी वजह से ये जो OA लाइन बनती है, इस OA लाइन को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा वेक्टर है, लेकिन असल में ये ट्राइंगल AOB का क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस होने की वजह से हम यहाँ पे इस ऑपोजिट साइड और इस एडजेसेंट साइड, इन दोनों को यूज करके हम इस हाइपोटेनस का लेंथ जो है वो लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसकी ऑपोजिट साइड और इसकी एडजेसेंट साइड दोनों का यूज करके अगर हम इस हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें वो मैग्नीट्यूड टोटली किसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा हमारे कंसीडर किए हुए वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड। तो इसकी वजह से हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी ग्राफ को फिर से वहां पे रिपीट करके क्या करेंगे, उसका हाइपोटेनस, उसका एडजेसेंट साइड और उसका ऑपोजिट साइड तीनों का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और उसकी वजह से हमें हाइपोटेनस के फॉर्म में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं ग्राफ में वही फिगर को आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स एक्सिस में जो भी प्रोपेगेशन था वो कितना था, 4 यूनिट का था। वाई एक्सिस में जो भी प्रोपेगेशन था वो कितना था, 3 यूनिट का था। और इन दोनों को कंपेयर करके जो भी हमें फाइनल एक फिगर मिली और फाइनल जो एक वेक्टर मिला, वो वेक्टर किस तरह से आया, यहाँ पे हमने कंसीडर किया A, यहाँ पे हमने कंसीडर किया O, और ये हमारा था B पॉइंट।
और इसकी वजह से हमें एक यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मिली, जो कि पैरेलल लाइन का मैग्नीट्यूड था 3 यूनिट और ओ बी का मैग्नीट्यूड था 4 यूनिट। और इसकी वजह से जो हमारा वेक्टर बना वो वेक्टर क्या था, ओ ए। और यहाँ पे जो एक ट्राइंगल तैयार होता है वो ट्राइंगल क्या है, वो ट्राइंगल है ए ओ बी। और ये जो एंगल है वो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसकी वजह से ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और उस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते ही हमारा इक्वेशन क्या बन के आता है, ओ ए स्क्वेयर, मतलब कि इस हाइपोटेनस का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर। ओ बी मतलब कि हमारी ये एडजेसेंट साइड, और फिर क्या आता है ए बी स्क्वेयर। ए बी मतलब कि हमारी ओपोजिट साइड। हमने एंगल कौन सा कंसीडर किया है, एंगल कंसीडर किया है ये वाला। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी ये जो ओ बी साइड है वो ओ बी साइड इस एंगल के कंसीडरेशन के अकॉर्डेंस में क्या बनती है, हमारे लिए बनती है ये एडजेसेंट साइड। और ये जो ए बी है वो हमारे लिए बनती है ओपोजिट साइड। और ये ओ ए है वो है हमारे पूरे ट्राइंगल का हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। फिर यहाँ पे हमारे पास ओ बी और ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड है। ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है 4 यूनिट। और ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3 यूनिट। जिसकी वजह से 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, तो क्या बना, 4 स्क्वेयर का मतलब हुआ 16 और 3 स्क्वेयर का मतलब हुआ 9। तो 16 प्लस 9 बिकेम्स 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 बिकेम्स 5। मतलब कि ये जो हमारा ए ओ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो कितना बन के आता है, वो बन के आता है 5 यूनिट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन प्लेन। प्लेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन या फिर सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में नहीं है, वो एक्स और वाई दोनों से बनने वाले प्लेन के अंदर है। जिसकी वजह से इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, प्लेनर वेक्टर। मैं आपको एक अच्छी तरह से वीडियो बना के दूंगा जिसमें आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखेंगे कि वेक्टर लिनियर भी हो सकता है, एरिया वेक्टर भी हो सकता है, और वो वेक्टर वॉल्यूम वेक्टर भी हो सकता है। क्योंकि अगर वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में या सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली रिप्रेजेंट होता है या फिर इनसाइड आउट रिप्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलेंगे लिनियर वेक्टर। लेकिन अगर वो दो अलग अलग एक्सिस को यूज करके एक प्लेन में रिप्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। और अगर एक्स वाई और जेड तीनों को यूज करके वो वेक्टर बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम वेक्टर। तो यहां पे ये जो वेक्टर था वो वेक्टर क्या था, प्लेन वेक्टर था। तो इस एरिया वेक्टर को हमें अच्छी तरह से मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि उसकी एक्स एक्सिस का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, उसकी वाई एक्सिस का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लीजिए, फिर उसका एडिशन लीजिए और फिर उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। यहां पे ये वेक्टर था वो कैसा था, प्लेन वेक्टर था। लेकिन by using this technique we can determine the magnitude of 3D vector also। मतलब कि अगर आपका वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में आपके पास क्या होगा, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो क्या करेंगे, x का तो हमने यहां पे स्क्वायर ले लिया, मतलब कि यह था OB स्क्वायर। y का भी हमने स्क्वायर लिया, वो क्या था AB स्क्वायर। और z का भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, कहां पे, जब आप 3D वेक्टर को कंसीडर करते हैं तब, क्योंकि वहां पे z भी आएगा। तो z का भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर लीजिए तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इन तीनों का जो आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है, अंडर रूट। तो उस अंडर रूट की वजह से आपको क्या मिलेगा, उसका फाइनल मैग्नीट्यूड। मतलब कि इस पूरे के पूरे कंक्लूजन का, उस पूरे के पूरे डिस्कशंस का हमारा ये जो एम था वो एम क्या था, एम ये था कि
कोई भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसके एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके एडिशन लेके उसका फाइनल स्क्वायर रूट चेक करना है, और उस स्क्वायर रूट की वजह से आपको क्या मिलेगा, उस वेक्टर का फाइनल मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का ये जो सभी कंसिडरेशन था, सभी कैलकुलेशन था, वो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें बात करनी है वो क्या है, वो है वेक्टर का एंगल।